2025 is clearly the year of Chinese smartphone brands and they are absolutely killing it. कुछ साल पहले तक ओप्पो मेरे फ़ोन कंसिडरेशन लिस्ट में भी कभी नहीं था, लेकिन इस साल वो चीज़ चेंज हो गया है। मैं एक नया स्मार्टफ़ोन लेने के सर्च में था और क्योंकि मैं पिक्सल 7 प्रो से आ रहा था, एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैमरास। पिक्सल 9 प्रो लेना एक सिंपल ऑप्शन था, लेकिन मुझे लगा कि उसका प्राइस उसके चिपसेट के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता। तो मैं कुछ ऐसे ऑप्शंस देख रहा था जो पिक्सल 7 प्रो के प्राइस रेंज में हो और जो कैमराज में उसे कम्पीट या इवन आउट परफॉर्म कर सके। ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थे। मैं मोस्टली वन प्लस, वीवो और सैमसंग की S25 सीरीज़ कंसिडर कर रहा था। हर बार स्टोर जाके इन फ़ोन्स को टेस्ट करता, कंपेयर करता पिक्सल 7 प्रो से और हर बार डिसअपॉइंटमेंट लेके वापस आना पड़ता, क्योंकि कोई भी कैमरा में पिक्सल 7 प्रो को बीट नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन मैंने ट्रैकिंग टैग का वीडियो देखा जिसमें ओप्पो के ऑफ़र्स के बारे में बताया गया था। वहीं से ओप्पो फाइंड X8 सीरीज़ में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जैसे जैसे मैंने इस फ़ोन के बारे में रिसर्च किया, मुझे इसके लुक्स और फील और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे। इस बार मैं सिर्फ ये फ़ोन देखने के लिए स्टोर गया और हर बार मैं आधे घंटे फ़ोन को टेस्ट करता था एंड कंपेयर करता था पिक्सल 7 प्रो से। एंड आफ्टर मल्टीपल टेस्टिंग फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो ओप्पो को एक चांस देते हैं। मुझे एक ज़बरदस्त ऑफ़र मिला और मैंने ये गॉर्जियस लुकिंग फ़ोन ले ही लिया फाइनली। तो इस रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा क्या ये फ़ोन मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा या फेल हो गया, और क्या ये फ़ोन सिर्फ ऑफ़र के साथ ही वर्थ है या बिना ऑफ़र के भी लेना चाहिए। चलिए करते हैं इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू। सो बात करते हैं आपको इसके बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। सबसे पहली जो चीज़ है, आपको फ़ोन मिलेगा जिसमें ऑलरेडी एक स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाइड है, जिसको मैंने पर्सनली हटा के ओप्पो का ऑफिशियल टेम्पर्ड ग्लास लगवा दिया है। आपको इसके साथ एक सिलिकॉन केस भी देखने मिलता है बॉक्स के अंदर। एंड अंदर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक 80 वाट का फास्ट चार्जर एंड उसी के साथ मिलेगा आपको USB A to USB C केबल। यहाँ ओप्पो ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। ऑनेस्टली कोरियन और अमेरिकन ब्रांड्स को यहाँ से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जब प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हो तो यूज़र को कंप्लीट एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए। डिज़ाइन के मामले में ऑनेस्टली ये वन ऑफ द मोस्ट वेल राउंडेड फ़ोन्स है जो मैंने काफ़ी टाइम बाद यूज़ किया है। लुक एंड फील दोनों ही काफ़ी प्रीमियम है और फ़ोन के राउंडेड एजेस उसे हाथों में होल्ड करने में सुपर कंफर्टेबल बनाते हैं। साइज़ मेरे हाथों के लिए परफेक्ट है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बैलेंस लगता है, ना ज़्यादा हल्का और ना ही ज़्यादा भारी। और आपको यहाँ पे वन प्लस जैसा अलर्ट स्लाइडर भी मिलता है, जो पर्सनली मैं उतना यूज़ नहीं करता हूँ। कैमरा डिज़ाइन की बात करें तो हाँ, राउंड मॉड्यूल्स आजकल काफ़ी चाइनीज़ फ़ोन्स में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ ओप्पो ने प्रोपोर्शंस परफेक्ट रखे हैं। कैमरा बम जो है वो भी एकदम जारिंग नहीं लगता है, एकदम सटल टच दिया है यहाँ पे ओप्पो ने। इस फ़ोन में आपको IP69 रेटिंग भी मिलती है, मतलब हाई प्रेशर वाटर जेट्स को हैंडल कर सकता है, लेकिन मैं पर्सनली स्टिल उसे रिस्की सिचुएशन में यूज़ नहीं करूँगा। सेफ रहना बेटर है। डिस्प्ले प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i से। हाँ, ओप्पो ने यहाँ थोड़ा कॉस्ट कटिंग किया होगा, लेकिन अगर आप एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास लगा लेते हो, जैसे मैंने ओप्पो का ऑफिशियल वाला लगाया है यहाँ पे, तो ड्यूरेबिलिटी का टेंशन नहीं है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है वो है इसका डिस्प्ले बेजल्स। इसके बेजल्स इतने पतले हैं कि इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो 90.3% है, जो कि इवन iPhone 16 Pro के स्क्रीन टू बॉडी रेशो से ज़्यादा है। मैं अब तक इस फ़ोन को 3 डिफरेंट कवर के साथ यूज़ कर चुका हूँ और हर एक कवर के साथ ही ये फ़ोन और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अगर सिर्फ लुक्स की बात करूँ तो मैं इस फ़ोन को सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। टेक्निकल स्पेक्स को साइड में रख के बात करें तो इसका डिस्प्ले सच में सुपर्ब है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट फ़ोन को बहुत स्नैपी फील देता है। शायद ये वन ऑफ द स्मूदेस्ट फ़ोन्स है जो मैंने यूज़ किया है। आउटडोर ब्राइटनेस इतनी अच्छी है कि डायरेक्ट सनलाइट में भी स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑटो ब्राइटनेस भी काफ़ी स्मार्टली एडजस्ट होता है, जिस एनवायरनमेंट में हो उसके अकॉर्डिंग लाइट को परफेक्टली ट्विक करता है। डिस्प्ले का कलर्स भी टॉप नॉच है। स्क्रीन कलर मोड के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, नेचुरल, प्रो और विविड। साथ ही स्लाइडर्स भी मिलते हैं जिनके थ्रू आप अपने हिसाब से कलर कैलिब्रेट कर सकते हो। मैं मोस्टली नेचुरल पे ही रखता हूँ, जो ओप्पो का रिकमेंडेड मोड भी है।
अगर आपको फ़ोन पे कंटेंट देखना पसंद है तो इस डिवाइस से आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। डुअल स्पीकर उस एक्सपीरियंस को और एनहांस कर देते हैं। साउंड काफ़ी लाउड और क्रिस्प है। बस एक छोटी सी चीज़ जो मैंने नोटिस की, बॉटम स्पीकर थोड़ा सा ज़्यादा लाउड लगता है टॉप स्पीकर के कंपैरिजन में, लेकिन ये सिर्फ तब नोटिस होता है जब आप ध्यान से सुनो, अदरवाइज दोनों ही काफ़ी बैलेंस्ड साउंड देते हैं। बस एक ही ग्राइप है ओप्पो से, अगर ये LTPO डिस्प्ले देते इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड 120 हर्ट्ज तो बैटरी सेविंग में थोड़ा और फ़ायदा होता। मेरी तरफ से डिस्प्ले एंड स्पीकर्स को मिलते हैं सॉलिड 8 on 10। सॉफ्टवेयर एंड हैप्टिक्स। इस साल चाइनीज़ स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और मेरे लिए सॉफ्टवेयर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब भी मैं नए फ़ोन चूज़ करता हूँ, क्योंकि चाहे स्पेक्स कितने भी अच्छे हो, अगर सॉफ्टवेयर रिफाइंड नहीं हो तो पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। ओप्पो फाइंड X8 एंड्रॉयड 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है और ओप्पो प्रॉमिस करता है 5 साल का एंड्रॉयड OS अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी पैचेस। पिक्सल UI के क्लीन एक्सपीरियंस से आने के बाद मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि कलर OS पिक्सल UI से भी ज़्यादा स्मूथ फील होता है। सॉफ्टवेयर में कुछ माइनर बग्स ज़रूर है जिनके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब से मैंने ये फ़ोन परचेज़ किया तब से मुझे बिल्कुल भी लैग देखने नहीं मिला है। सेटअप के बाद UI थोड़ा iOS जैसा लगता है, लेकिन इतने सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं कि मैंने तुरंत लेआउट चेंज करके उसे एक प्रॉपर एंड्रॉयड फील दे दिया। एक बार सेट हो गया तो एक्सपीरियंस सुपर स्मूथ रहा। फ़ोन के साथ थोड़ा ब्लोटवेयर ज़रूर मिलता है, लेकिन आप उन्हें डिसेबल कर सकते हो। अब तक मुझे कोई एड्स भी देखने को नहीं मिले इसमें। मैंने ओप्पो के कुछ ऐप्स रखे हैं जो काफ़ी यूज़फुल लगे मुझे, स्पेशली ओप्पो कम्युनिटी और माई ओप्पो ऐप। ओप्पो कम्युनिटी ऐप से आप अपने फ़ोन को और अच्छी तरह समझ सकते हो, फीडबैक शेयर कर सकते हो, बग रिपोर्ट कर सकते हो एंड कंपटीशन में पार्ट भी ले सकते हो और नए अपडेट्स के बग पहले से चेक कर सकते हो। इट्स वेरी सिमिलर टू OnePlus कम्युनिटी। माई ओप्पो ऐप से आप फ़ोन की वारंटी चेक कर सकते हो और पॉइंट्स अर्न करके उन्हें ओप्पो स्टोर पर डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एक टेम्पर्ड ग्लास लिया है जो अप्रॉक्स ₹700 का था, लेकिन ओप्पो पॉइंट्स यूज़ करके मुझे ये सिर्फ 150 में मिल गया। और हाँ, ओप्पो का डॉक्यूमेंट ऐप भी काफ़ी अच्छा है। ये मोस्टली हर टाइप के फाइल फॉर्मेट को ओपन कर लेता है, तो अलग से PDF रीडर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं हैप्टिक्स की। ओप्पो ने इसको काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है थ्रू आउट UI और ओप्पो आता है ये O हैप्टिक्स के साथ। जो लोग सैमसंग S सीरीज़ से अपग्रेड कर रहे हैं उन्हें ये हैप्टिक्स काफ़ी अच्छे लगेंगे, लेकिन पर्सनली मुझे लगा अभी तक गूगल और आईफोन के हैप्टिक्स बेस्ट है और यहाँ तक OnePlus के हैप्टिक्स भी ओप्पो से थोड़े टाइटर फील हुए हैं मुझे। अगर मुझे इनके हैप्टिक्स को रेट करना हो तो मैं गूगल पिक्सल एंड आईफोन को 10 on 10 दूंगा। वहीं OnePlus 13 के हैप्टिक्स थोड़े टाइटर होने के लिए मैं उसको 9 on 10 दूंगा एंड ओप्पो के हैप्टिक्स को मैं 8 on 10 दूंगा एंड सैमसंग S25 जिसके हैप्टिक्स मुझे काफ़ी वीक लगे उन्हें मैं दूंगा 7 on 10। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए मैं कलर OS को दूंगा 8 on 10। अगर छोटी मोटी बग्स फिक्स हो जाए तो ये इजीली 10 on 10 एक्सपीरियंस बन सकता है। कलर OS और OnePlus के ऑक्सीजन OS मुझे लगता है सबसे रिफाइंड है अमॉन्ग चाइनीज़ UIs। जैसा कि आपको पता होगा, इस फ़ोन में Dimensity 9400 चिपसेट मिलता है जो 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। परफॉर्मेंस और बेंचमार्क के मामले में ये स्नैपड्रैगन एलीट के काफ़ी करीब आता है। ये चिपसेट भी TSMC ने ही बनाया है जो स्नैपड्रैगन चिप्स भी बनाते हैं, इस वजह से ये काफ़ी पावर एफिशिएंट है। मुझे अब तक इसकी परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं मिला है। मैं हैवी गेमर तो नहीं हूँ, मैं जेंशिन इम्पैक्ट्स वगैरह गेम्स नहीं खेलता इतने हैवी, लेकिन BGMI ज़रूर खेलता हूँ और जब उसको मैक्स ग्राफिक्स पे खेला जाए तब भी ओप्पो फाइंड X8 उसे ईजिली हैंडल कर लेता है। ये कुछ बेंचमार्क रिजल्ट है ओप्पो फाइंड X8 के। और बताना चाहूँगा कि मुंबई के गर्म क्लाइमेट में भी फ़ोन में हीटिंग इशू ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। 5G पे भी आप हाई ग्राफिक्स वाली गेम्स बिना थ्रॉटल के स्मूथली खेल सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं इसका डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू भी कर सकता हूँ, बताना ज़रूर अगर इंटरेस्टेड हो तो। मैं पहले टेंसर G2 यूज़ कर रहा था एंड उसके बाद तो डेफिनेटली दिस फ़ोन फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। इसमें 12 GB की रैम मिलती है आपको और इसका रैम मैनेजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। ऐप्स बैकग्राउंड में 3-4 दिन तक एज इट इज़ बने रहते हैं। मैं अक्सर मल्टीपल ऐप्स ओपन करके भूल जाता हूँ, लेकिन ये फ़ोन उन्हें भी वही का वहीं रखता है।
So kudos to Oppo for such solid RAM management. बैटरी परफॉर्मेंस, ये फ़ोन 56 mAh सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ आता है। अब तक मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि सिलिकॉन बैटरी टेक का प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन अभी तक सिर्फ Vivo X200 सीरीज़ में देखने को मिला है। बाकी जितने भी फ़ोन्स इस बैटरी टेक का यूज़ कर रहे हैं, चाहे 5600 mAh हो या 6000 mAh, उनका स्क्रीन ऑन टाइम लगभग वही है जो एक रेगुलर 5000 mAh लिथियम आयन बैटरी वाले फ़ोन्स का होता है। बैटरी ओवरऑल डिसेंट है। अगर LTV और डिस्प्ले होता तो और बेटर बैटरी लाइफ मिल सकती थी, लेकिन फिर भी ये मुझे फुल डे का बैकअप इजीली दे देता है। मॉडरेट यूसेज में 5G और वाईफाई का मिक्स यूज़ करते हुए मुझे 7 to 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। ओवरनाइट बैटरी ड्रेन भी काफ़ी इंप्रेसिव है, सिर्फ 1 या 2% तक ड्रेन होता है, विच इज़ ग्रेट। मैंने एक डे इन लाइव वीडियो भी अपलोड किया है। अगर आपको बैटरी परफॉर्मेंस डिटेल में देखना है तो उस वीडियो का स्पेसिफिक आवर्स ज़रूर चेक करो। एक चीज़ जो मुझे नोटिसेबल लगी, कैमरा ऐप का यूज़ करने पर बैटरी थोड़ा ज़्यादा ड्रेन होती है, तो ओप्पो को इस पॉइंट पे ज़रूर काम करना चाहिए और कैमरा ऐप को और ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। तो बैटरी के लिए मेरी तरफ से रेटिंग होगी 7/10। इतनी बड़ी कैपेसिटी जो कि 5600 mAh होने के बाद भी थोड़ा और बेटर बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट करता हूँ। उम्मीद है फ्यूचर OT अपडेट्स के थ्रू ओप्पो इसे और इम्प्रूव करेगा। अगर मैं ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस की बात करूं तो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे इसका कैमरास। मैं Pixel 7 Pro से आ रहा हूं, जिसका कैमरा आज भी फ़ोटो क्लिकिंग के मामले में टॉप क्लास है, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि Oppo Find X8 ने भी कैमरा डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं ऑलरेडी एक इसका डिटेल कैमरा कंपैरिजन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने इसको Xiaomi 15 के साथ कंपेयर किया है। आप वो वीडियो ज़रूर चेक करें फॉर अ डीपर कैमरा ओवरव्यू। सबसे पहले मैं आपको इसका कैमरा इंटरफेस और जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो दिखाना चाहता हूँ। तो हियर इट गोज़। फ़ोटो एंड वीडियो सैंपल दिखाने के पहले मैं आपको इसके कैमरा इंटरफेस से थोड़ा फेमिलियर करवा देना चाहता हूँ। तो आप अगर कैमरा ओपन करते तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलता है। यहाँ पे फ़ोटो मोड में आपको आप देख सकते हैं कि ऑटो नाइट मोड का टॉगल भी मिलता है ऑन द लेफ़्ट, या आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। वहीं फ़ोटो मोड के बगल में आप जो एरो देखेंगे उससे आप सीन्स को स्विच कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सीन को डिटेक्ट करके ऑटो स्विच होता है उन सब मोड में। यहाँ से आप डिफरेंट लेंस में स्विच कर पाएंगे फ्रॉम अल्ट्रा वाइड टू टेलीफोटो। वहीं पे उसके राइट साइड में आपको री टचिंग का ऑप्शन मिलेगा। ये बेसिकली स्किन स्मूथनिंग का ऑप्शन है, जिसे मैं जनरली 0 पे ही रखता हूँ। वहीं पे उसके ऊपर आपको मिल जाता है फ़िल्टर्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़िल्टर्स देखने मिलते हैं। एंड फिर यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड मैं यहाँ से एक्चुअली एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फोकस करके। एंड वहीं ऊपर इसके मिलता है एक्शन मोड। ये फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बट यही है कि एक्शन मोड में आपका थोड़ा डिटेल लॉस हो जाता है, इतना आपको शार्प इमेज नहीं देखने मिलता है जितना आपको नॉर्मल मोड में मिलेगा। वहीं पे उस राइट साइड पे आएंगे तो पोर्ट्रेट मोड ऑप्शन मिल जाता है। ये सब बेसिक है, यहाँ से आप डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पे उसके बगल में आपको मिल जाता है नाइट मोड। नाइट मोड इसमें अलग से भी है, जिसमें आपको इधर टॉप लेफ़्ट साइड पे आपको दिख जाएगा ट्राइपॉड मोड का ऑप्शन। अब ट्राइपॉड मोड क्या करता है कि 10 सेकंड का टाइमर लगाता है ऑन द नाइट मोड टू कैप्चर मोर लाइट इन द सीन। सो जनरली अगर आपको जैसे स्काई की फ़ोटो लेना पसंद है रात में, तो आप ये मोड ऑन करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, बट इसमें आपको बेसिकली ट्राइपॉड पे ही रखना पड़ेगा टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। सो इसको ऑफ कर देते हैं। बाकी ये नॉर्मल नाइट मोड ही है जो आपको फ़ोटो मोड के बगल पे भी मिलता है। फिर ये हाई रेज़ मोड है, यहाँ पे आपको पूरा 50 मेगापिक्सल का आपको फ़ोटो मिलेगा, जिसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। वहीं ऑन द राइट साइड वी हैव अ लॉन्ग एक्सपोजर मोड। अब आपको अगर लाइट ट्रेल्स कैप्चर करना पसंद है तो आप लॉन्ग एक्सपोजर मोड से आप कर सकते हो वो चीज़। वहीं मोर ऑप्शंस में आपको मिल जाता है पैनोरामा मोड, स्लो मोशन मोड। स्लो मोशन में आपको 1080 to 40 FPS का ही ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फ्रॉम 1x एंड 3x लेंस। वहीं उसके बगल में आपको मिलता है टाइम लैप्स। उसके नीचे डुअल वीडियो मोड, इसमें फ्रंट एंड बैक कैमरा से आप एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड उसके बगल में स्पीकर्स, डॉक स्कैनर, एक्स पेन,
एंड फिल्म मोड। अब फिल्म मोड में आपका मैनुअल सेटिंग्स मिलती है वीडियो रिकॉर्डिंग की। मैं यहाँ पे जो फोकस है वो मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई सीन। एंड ये मोस्टली जो सिनेमैटिक वीडियोस लेते हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है ये वाला मोड। इसमें आपको एकदम नेचुरल विदाउट प्रोसेसिंग वीडियो मिलेगा। आप एक्सपोजर वगैरह शटर स्पीड सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही कमाल की लगी। अदर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आपको बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ता है ये सब चीज़ के लिए, और इसमें आपको इनबिल्ट मिलता है। वहीं लेफ़्ट साइड में जाते हैं फ़ोटो मोड के तो आपको नॉर्मल वीडियो मोड मिलता है। एंड उसके लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं अपर्चर मोड है, जिससे आप पोर्ट्रेट वीडियो मोड पे स्विच कर सकते हैं। एंड यहाँ से डेप्थ कंट्रोल भी कर सकते हैं। एंड ये ओनली सपोर्ट करता है जब आपका ये रेजोल्यूशन 1080p में हो ऑन 30 fps। और अगर मैं इसको 4K कर देता हूँ तो आपको ये ऑप्शन देखने मिलता है, बट अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो आप देख सकते हैं वापस वो 1080 पे ही शिफ्ट हो गया है। सो ये एक डाउन साइड है। सो अभी फ़िलहाल मैं ऑफ रखता हूँ इसको। एंड उसके लेफ़्ट में है मास्टर मोड, जो कि हेल्पफुल है अगर आपको नेचुरल फ़ोटो लेना पसंद है, नेचुरल कलर्स पसंद है फ़ोटो में, तो आपको ये मोड ज़्यादा पसंद आएगा। अभी मैं इससे एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे भी आपको दो मोड मिल जाते हैं, ऑटो एंड प्रो। ऑटो में बेसिकली मोबाइल आपको एडजस्ट करके देगा सीन के अकॉर्डिंग। वहीं प्रो मोड में आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं शटर स्पीड वगैरह। सो अगर मैं ये दोनों में कंपैरिजन दिखाऊं तो एक मास्टर मोड से क्लिक किया अभी, वही मैं फ़ोटो में जाके एक नॉर्मल मोड से क्लिक करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जो कलर डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है दोनों में। मास्टर मोड से ली गई फ़ोटो ज़्यादा नेचुरल है, एंड जो डिटेल्स है वो भी एकदम ज़्यादा ओवर शार्पनिंग, ओवर प्रोसेस नहीं किया है मास्टर मोड के फ़ोटो में। वहीं ये वाला फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सीन को ब्राइट कर दिया है। सो ये एक डिफरेंस है मास्टर मोड एंड फ़ोटो मोड में। सो ये बेसिक्स है एक्चुअली। आप अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे और ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। HDR ऑन ऑफ करने का, मैक्रो शॉट लेने का ऑप्शन, एंड आपको सेटिंग्स में जाके और ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर्मेट्स आप चेंज कर सकते हैं, हाई एफिशिएंसी मोड एंड नॉर्मल मोड पे भी रख सकते हैं फ़ोटोज़ को। एंड ये प्रिजर्व सेटिंग है, यहाँ पे आप टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली जैसे शूटिंग मोड मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको ऑन कर दिया, तो मैं जब कैमरा बंद करके वापस खोलूँगा तो वो उसी मोड में रहेगा जो मैंने सेटिंग चूज़ किया था। सो प्रिजर्व करने के लिए अच्छा है। लेंस, फोकल लेंथ ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से अलग अलग। वहीं पे फोकस लॉक मोड मिलता है। फोकस लॉक मोड ये है कि वीडियो में मैं यहाँ पे अगर टैप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये ट्राई करेगा कि उसी सब्जेक्ट पे फोकस रखे सीन को, चाहे मैं दूर या पास ले जाऊँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली ये है कैमरा इंटरफेस ओप्पो फाइंड X8 का। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा हो। ओप्पो की हेज़लब्लेड के साथ पार्टनरशिप ने सीरियसली कलर प्रोसेसिंग को नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव किया है। जैसे पहले चाइनीज़ फ़ोन्स लाइक ओप्पो, वीवो में सीन्स को ओवर ब्राइट और ओवर सैचुरेटेड दिखाने का ट्रेंड था, अब वो काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। लाइका और हेज़लब्लेड जैसे रियल कैमरास ब्रांड के कोलैबोरेशन की वजह से क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन कुछ बग्स भी नोटिस हुए हैं। जब आप 3x टेलीफोटो लेंस पे स्विच करते हो तो कभी कभी सीन में एक येलो टिंट या जेली इफेक्ट आ जाता है।
एक बार रैंडमली फ़ोटो क्लिक किया तो इमेज काफ़ी वियर्ड आई थी, लेकिन ये अब तक सिर्फ एक ही बार हुआ है। पोर्ट्रेट मोड में अगर आप हाई एफिशिएंसी मोड सेलेक्ट करते हो तो पोस्ट प्रोसेसिंग में एपर्चर कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर हाई एफिशिएंसी मोड ऑफ करोगे तो एपर्चर कंट्रोल आ जाता है, लेकिन फ़ोटो साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है उससे। और एक छोटा बग मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ जो ट्यूनिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ मैं कैमरा से रिलेटेड एक बग दिखाना चाहता हूँ आपको। इधर मैंने सेल्फी कैमरा से 2 फ़ोटो क्लिक की है, एक मैंने ऑटो मोड में की है और दूसरी मैंने एक्सपोजर डाउन करके फ़ोटो क्लिक की है। जो ऑटो मोड में फ़ोटो क्लिक की है उसमें आप देख सकते हैं कि कितना ओवर एक्सपोज कर दिया है मेरे स्किन टोन को, एंड वहीं डिटेल भी नहीं रख पाया है इन ऑटो मोड। वहीं पे अगर मैंने फोकस करके एक्सपोजर डाउन करके क्लिक किया है ये सेल्फी सेम लाइटिंग कंडीशन में, तो आप देख सकते हैं कि मेरे स्किन का कलर भी काफ़ी नेचुरल हो गया है यहाँ पे, एंड जो डिटेल्स है मेरे स्किन की वो भी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। लेकिन ऑनेस्टली इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को साइड में रखें तो कैमराज ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है। कंसिस्टेंसी थोड़ी पिक्सल 7 प्रो जैसी नहीं है, लेकिन ये फ़ोन आपको इमेज एनहांस करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है। मेन सेंसर की फ़ोटोज़ में थोड़ा डिटेल मिसिंग है जब आप पिक्सल 7 प्रो या इवन आईफोन 14 प्रो जैसे फ्लैगशिप से कंपेयर करते हो, लेकिन कलर्स अमेजिंग हैं। अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंसेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं। और अगर इसके सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी डिसेंट है, ना ही बहुत आउटस्टैंडिंग है और ना ही बहुत ख़राब है। सो मैं इसके कैमराज को एक सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। Oppo Find X8 एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन है और ऑनेस्टली काफ़ी टाइम बाद मुझे इतना वेल राउंडेड एक्सपीरियंस मिला है। इन हैंड फील्ड सुपर प्रीमियम है, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, सॉफ्टवेयर थोड़े बग्स है लेकिन UI का स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल का है। प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा कैमराज है इसमें। तो क्या ये फ़ोन आपको 60,000 से 70,000 के रेंज में लेना चाहिए? मुझे लगता है अगर आपको ये फ़ोन 60 to 65,000 के अंदर अगर मिलता है तो बिल्कुल ले लेना चाहिए। फ़ोन ओवरऑल एक कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी पैकेज देता है और जितने रिव्यूज़ मैंने अब तक पढ़े हैं इस फ़ोन के वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं अभी तक। सो मेरी ओवरऑल रेटिंग है इस फ़ोन की 8 आउट ऑफ 10। उम्मीद है ये रिव्यू आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। अगर आपको इस फ़ोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। और हाँ, Xiaomi 15 का रिव्यू भी जल्दी आ रहा है इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।